नमस्कार, स्टडी IQIS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत सारे फैकल्टीज हैं। आपके जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो बात है कि इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स को किस किस तरह के प्रेशर को झेलना पड़ता है और उन प्रेशर से हैंडल कैसे करें। तो आइए सबसे पहले परिचय कराता हूं मैं। आप जो लोग पहले से हमारे चैनल पे हैं, ऑलरेडी परिचित हैं, आप ही लोग के फैकल्टीज हैं। अतुल सर आज आए हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, दिलीप सर हैं और विरत सर और मनीष सर हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और बिना वक्त गवाए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स को किस किस तरह के प्रेशर को झेलना पड़ता है, कुछ एक अगर एग्जाम्पल दें तो। देखिए, यूपीएससी की तैयारी जो होती है वो अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन या 1 महीना या 6 महीने की तैयारी है। आमतौर पे अगर आप तैयारी टाइमली शुरू करते हैं प्रीलिम्स के 1 साल पहले, जिसको हम मानते हैं कि कम से कम उतना वक्त तो लगता ही है, तो एग्जाम का साइकिल भी 1 सवा साल का है, तो तकरीबन 2 सवा 2 साल तो आपको मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो 2 सवा 2 साल जो होते हैं वो अगर आप देखें तो एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है किसी भी कैंडिडेट के जीवन में। खासतौर पर अगर आप देखें कि 21-22 साल से कम उम्र का बच्चा इसमें तैयारी शुरू करता नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट होना एक रिक्वायरमेंट है। तो ये वो उम्र होती है जब भारत में किसी भी इंसान पर बड़े तरह के सामाजिक दबाव होते हैं, बहुत तरह के आर्थिक दबाव होते हैं और कई सारे दबाव जो होते हैं वो उसके पीयर्स के कारण भी होते हैं। तो आप अगर अपने जीवन में, जैसे तैयारी जो है ये सस्ती नहीं है, मतलब आप किसी भी तरह से अगर आप देखें तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी अगर आप अपना स्टेशनरी, आप अपना अकोमोडेशन, आप अपना किताबों, आप अपना टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों का खर्चा अगर जोड़ लें क्यूमुलेटिवली, तो ये तैयारी सस्ती तो नहीं है। आप इसको सस्ता नहीं बता सकते। दूसरा, आप ये देखते हैं कि भाई परिवार का आप पर दबाव होता है, क्योंकि आप एक विकल्प को छोड़कर इसमें आए हैं। वो विकल्प शायद नौकरी था कि आपने ग्रेजुएशन किया तो शायद आपके आसपास के लोग नौकरियां कर रहे होंगे या आपके परिवार की भी आपसे अपेक्षा होगी कि आप नौकरी करेंगे, लेकिन आप उस नौकरी के विकल्प को छोड़कर और पढ़ना चुन रहे हैं, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो दबाव निश्चित तौर पे आता है। पारिवारिक दबाव होते हैं और युवा लोगों पर और भी बहुत तरह के व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो तैयारी है, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, प्रेशर का जो मैनेजमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है तैयारी का। इसको आप नकार नहीं सकते, इस बात को। इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा प्रेशर अतुल ने बताया और वो बिल्कुल सही है। हमारे साथ कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग लगातार पूछते हैं कि फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं। इस पर मैं फिर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अगर सबसे पहले बात करें, एक बड़ा प्रेशर होता है कि इंसान जब तैयारी करता है, जैसे अतुल ने कहा कि 2 साल तो तैयारी में लग जाता है जी। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पीटी नहीं हुआ मान लीजिए, तो एक और प्रेशर है कि भाई 1 साल, अभी 1-1.5 साल और लगने वाला है। ये अटेम्प्ट का प्रेशर, और कई लोग दे रहे हैं चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं जी, 2 ही अटेम्प्ट बाकी है, कई लोग लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। इन सब का प्रेशर झेलना, इसको कैसे हैंडल करें? हाँ, ये भी बहुत प्रेशर्स में, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर अतुल सर ने भी बताया वो इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ध्यान देने वाला ये प्रेशर भी है कि हम, क्योंकि सीमित अटैम्प्ट्स हैं। अटैम्प्ट्स के बारे में अगर पहले चर्चा की जाए तो सामान्यतः सामान्य वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो 6 अटैम्प्ट ही मिलते हैं और आयु सीमा का भी एक बाउंडेशन रहता है कि आप 32 साल से ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसे में अटैम्प्ट मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है। एक पूरा का पूरा जो परीक्षा का जो चरण है तकरीबन 1.5 साल का समय ले जाता है, 1 से 1.5 साल का समय ले जाता है। तो ऐसे में अगर आपने 1 साल भी गंवाया तो आगे हो सकता है कि 2 साल 3 साल का गैप आपको मिल जाए, है ना। तो इस प्रेशर में कई बार बच्चे जो है सही तरीके की तैयारी तो नहीं कर पाते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए एक, जो मैंने इस पर पहले भी चर्चा की है कुछ वीडियोस पर, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर दोहरा देना चाहता हूँ कि आपको ये लिमिट तय करनी चाहिए कि कितना समय हमें देना है। मतलब कितने समय, एक टारगेट जिसको कह सकते हैं कि हम सेट करें कि इतने टारगेट को हम रखते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी आपको टारगेट रखना है वो टारगेट आप रखें और उतने टारगेट में अचीव करने का प्रयास करें। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो, मतलब फ्रेशर मतलब आप पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो यदि अगर आपका 1 या 2 अटैम्प्ट निकल गया है तो फिर आपने, क्योंकि अगर तय कर रखा है पहले से कि भाई हमें 3 अटैम्प्ट ही देने थे, तो आपका लास्ट अटैम्प्ट क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। परंतु इसमें एक सजेशन और है कि बाय द वे आपने 6 के 6 अटैम्प्ट्स तक पहुंचने का प्रयास किया, कभी कभी हो जाता है, एक्सीड हो जाते हैं किसी कारण से, कई बार इस तरह कारण से भी एक्सीड हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी
लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई पारिवारिक या स्वास्थ्य से संबंधित, और आपका अटेम्प्ट आपके प्लान के अकॉर्डिंग मिस हो गया। हो सकता है कि अंतिम चरण तक पहुंच जा रहे हों, उम्र के अंतिम चरण तक पहुंच जा रहे हों, तो फिर वहां पर भी आप एक और चांस ले ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास में अब अंतिम चारा बचा ही हुआ है, प्रिपरेशन आपने करी है, मेहनत करी है, तो उस केस में आप ज़रूर लास्ट तक चले जाएं। लेकिन शुरुआत वाले केस में अगर आपने तय कर रखा है कि मैं 2 से 3 अटेम्प्ट में निकालना है, तो फिर उसके लिए पूरे तरीके से तत्परता दिखानी चाहिए। जनरली प्रेशर ना लें, इतना कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय है सर, उसकी तैयारी आप आराम से करते हैं, समय देते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो इसलिए क्रिएट होता है कि आप अनप्लान्ड तरीके से जब चलते हैं तो अटेम्प्ट्स भी खोते हैं, उम्र भी निकलती है, समय सब चला जाता है, तब ये प्रेशर आता है। तो उसको आप प्लानिंग में रखें। मतलब आप कह रहे हैं कि इस प्रेशर के पीछे एक फैक्टर स्टूडेंट्स के अपने डेडिकेशन और ईमानदारी का फैक्टर भी है। अगर आप बहुत ईमानदारी से करते हैं तो शायद अगले के लिए आप उतने प्रेशर में नहीं आएंगे। यस, ठीक है। एक सोशल प्रेशर होता है जो हमेशा झेलना पड़ता है। सोशल प्रेशर में जैसा अभी अतुल से भी बात हुई, तो पेयर ग्रुप का एक प्रेशर है कि आसपास जैसे 21-22 साल का कोई अगर व्यक्ति है और आसपास अपने दोस्त जाकर अच्छा कमाने लगे हैं या फिर कैंपस कहीं हो गया है, तो वो प्रेशर तो आता ही है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे जब यहाँ से जाते हैं गांव में, घर में लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तो बताते हैं कि इस बार तो नहीं हुआ। तो गॉसिप्स का प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर, उसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात कहा सर आपने कि जिस तरीके से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है सिविल सेवा परीक्षा की, और वो एक ख़ास माहौल में गया है तैयारी करने के लिए, या फिर एक लंबे समय तक वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अपना मेंटल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ लगा रहा है कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है। और इन डैट केस उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके अपने रिलेशन में, उसके अपने फ्रेंड सर्किल में, तो वो यदि किसी भी लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर चाहे अनचाहे उसके मन में ये बात आती है, या फिर उसके मन में ये बात इंसर्ट करवाई जाती है कि देखो वो तो ऐसा कर रहा है, उसने तो इतने पैसे कमाना शुरू कर दिए, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। या फिर पेरेंट्स यदि न भी करें, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसा कि अभी आपने कहा भी, या फिर ग्रामीण परिवेश में जब स्टूडेंट जाता है बहुत दिन के बाद, पूरा गांव ही जानता है कि नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात है कि एक कमिटमेंट की जो बात होती है, जो एक एस्पायरेंट होता है, एक सही तरीके से सही दिशा में यदि वो जा रहा होता है तो उसे अपने गुण और अवगुण दोनों के बारे में इल्म होता है, पता होता है। इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में उसे सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाई मुझे इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमें ऐसा कोई हेल्प तो कर नहीं रहे हैं, न ही मेंटल तौर पर, न ही स्टडी मटेरियल के तौर पर कुछ हमें ये सुझाव दे रहे हैं, कुछ हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ आइडिया दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें इस तरीके से अपनी पढ़ाई को और बेहतर करना है। तो फिर जो निगेटिव स्थितियां हैं, जो उसको एक तरीके से हर्डल के तौर पर दिख रही हैं, उससे उसे थोड़ा सा बचते हुए और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और उसे अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने पेरेंट्स के ऊपर, एटलीस्ट उसे अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जो उसके माता पिता हैं वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि हाँ जितना भी हो सकता है ये अपना एफर्ट लगाएगा या लगाएगी, जो भी यदि गर्ल कैंडिडेट है या फिर कोई भी मेल कैंडिडेट है, तो फिर उसके हिसाब से देन वो इन सभी से बचते बचाते देन वो अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर हो सकता है। और जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको अच्छे तरीके से उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो ये तो प्रेशर्स रहेंगे ही, ये जो तनाव की स्थितियां रहती हैं समाज में विद्यमान रहती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये उस एस्पायरेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह कितना बेहतर तरीके से इससे मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है, और ये ज़रूरी है। चलिए, सोशल प्रेशर पर मैं अगर कहूँ कि जब सोशल प्रेशर होता है और जब रिजल्ट नहीं निकल रहा होता है, 1-2-3 साल नहीं निकलता है, तो पूरा गांव, पूरा शहर, आसपास जो भी जानने वाले हैं बोलते हैं कि इससे होगा नहीं, या ये दिन भर तो इधर उधर घूमता रहता है, क्या ही करेगा, या दिल्ली जाकर पता नहीं क्या कर रहा होगा, दिल्ली की हवा लग गई होगी। लेकिन जब हो जाता है
तो वो सारे लोगों का वर्जन चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सब यही कहते हैं मुझे पहले से पता था कि इसका तो होगा ही होगा। फैमिली प्रेशर की अगर बात करें, जैसे इन्होंने कहा पेरेंट्स के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए कि भाई जिन्होंने आप पर भरोसा जताया है आप उसको जीत लेंगे। लेकिन मान लीजिए परिवार के भीतर ही ऐसा माहौल है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि बस इस अप्रैल तक देख रहे हैं या इस जून तक देख रहे हैं, रिजल्ट अगर पीटी का नहीं आया तो वापस आओ दुकान संभालो या फिर कहीं काम करो। परिवार के भीतर ऐसा माहौल हो तो फिर क्या करें? सर सबसे पहली चीज़ है कि जब एस्पिरेंट तैयारी करना चालू करता है तो पहले तो वो खुद ही कन्फ्यूजन में है कि उसे क्या करना है, और साथ साथ सोशल प्रेशर चल ही रहे हैं। कुछ लोग जॉब में जा रहे हैं, कोई लोग दूसरी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस माहौल में घिरा रहता है। और जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले वो पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है। वो अपने माता पिता को पहले ये मतलब पूरा भरोसा दिलाता है कि भाई मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी पेरेंट्स को ही यकीन नहीं है। और दूसरा, इसमें मैं जेंडर बेसिस पे ही बात करूंगा, लड़कों के साथ थोड़ा सा लगे, लड़कियों के साथ ये है कि उनके साथ तो सीधे दुकान पर नहीं बैठना है, शादी करा दी शादी करा दीजिए। और कई जगहों पर तो बहुत फाइट करके ये भी बहुत कमेंट्स में आते हैं कि बहुत शादी ज़्यादा का सर। प्रेशर है। और दूसरा ये स्टेज जो है ना सर, इसमें मैं साइंस टेक अकॉर्डिंगली बात करूं तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में आ रहे होते हैं। तो हार्मोन्स इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि इस समय आप ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे होते हो, तो यहाँ पर वो दौर भी शुरू नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों ने हम सबको इनफैक्ट इंस्टा वगैरह पर अप्रोच किया है इस बारे में जी जी। कि बड़ी भटकाव होता है, कैसे बचें इससे। तो एक तो पेरेंट्स की चीज़ों पर खरा उतरना, दूसरा समाज के दोस्तों के साथ आप किसी रिलेशन में हो तो उसको भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ है कि अभी एक बहुत मतलब आज से हम 15 साल पहले बोलें तो कन्फ्यूजन कम थे क्योंकि मटेरियल कम था, और आज जिस स्टेज में है वहाँ पर बहुत एक्सेसिव मटेरियल है। स्टूडेंट पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है, जो सब्जेक्ट मेंस में है उसको पहले दिन प्रीलिम से पहले तैयार करना चालू कर दे रहा है। तो इस जगह पर थोड़ा सा अभी यहाँ पर मतलब ये एग्ज़ाम टफ है, लेकिन टफ होने के साथ साथ गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला है तो फिर आप उस पर खरा उतर सकते हो। आपको एक चरण, तो यहाँ पर आप रैंडम तैयारी मत करो, सबसे मेन चीज़ मैं ये स्टूडेंट से कहूँगा, क्योंकि आपने एकदम सोशल प्रेशर ले लिया है कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए 12 घंटे पढ़ना ही होता है। अब पहले दिन से ही आपने 12 घंटे की सुबह 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, फिर आपने रैंडमली इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर एथिक्स पढ़ लिया। आप लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो दिन भर, और असल में रात के 14 घंटे पढ़ने के बाद आउटपुट आपका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक बेसिक तरीके से तैयारी की नहीं, आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हुआ नहीं, और आपने लगा कि भाई आपने 6 महीने तक यहाँ पर चीज़ें करी, और बीच बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाएंगी जिसमें ये सुनने में आएगा कि भाई यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो आप गलत तैयारी कर रहे हो, उसमें और डाउट होना चालू हो जाएगा। तो ये सेल्फ स्टडी, जैसे आज सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहा है, किसी बुक से पढ़ रहा है, किसी टीचर से पढ़ रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, और फिर वो ये अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब यकीन दिला रहा होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो कई बार यहाँ पे गाइडेंस मिस गाइडेंस में कन्वर्ट हो जाता है कि आप रैंडमली सब्जेक्ट्स को उठाकर पढ़ोगे तो उससे आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। प्रीलिम्स के लिए एक अलग अप्रोच है, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो था उस पर आपसे कंक्रीट एक जवाब चाहिए कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें। सर पेरेंट्स, ये तो हुई कि तैयारी कैसे करें। पेरेंट्स के साथ भी यही चीज़ है, जिस दिन आप रिजल्ट शो करने लगोगे पेरेंट्स का भरोसा आप पर आने लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी शुरुआती अवस्था में उनको खुद डाउट रहता है, क्योंकि वो आपका पूरा इतिहास जानते हैं कि आपने क्या किया है, किस तरीके से किया है। तो उनको यकीन दिलाने का सबसे, और ये जैसा सर आपने अभी कहा कि भाई जब हो जाता है तो फिर सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें विश्वास था, तो पेरेंट्स को भी विश्वास होता है, वो ऐसा है कि आपके साथ खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। बट जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपके अलावा आप पर कोई इतना भरोसा नहीं कर सकता जितना आप अपने आप पे कर सकते हो। तो इस जंग में अकेले ही चल रहे लड़ना हैं। इसका सीधा सा उपाय है कि भाई एक पीटी तो कम से कम जल्दी से जल्दी निकाल ही लीजिए, ताकि भरोसा हो जाए कि ये निकाल लेगा। ठीक है। एक बड़ा प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर जो हमारी बातचीत भी हुई, फाइनेंशियल है, और वो बहुत गंभीर बात है। और हालांकि ये हर व्यक्ति से व्यक्ति की अपनी अपनी आर्थिक स्थिति है तो थोड़ा डिफर करता है, बट एक ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि सिविल्स क्रैक करें, इस फाइनेंशियल प्रेशर को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आर्थिक प्रेशर, मैं ये नहीं मानता कि केवल आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोगों पे होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। जो लोग आर्थिक तौर पे संपन्न भी होते हैं, उनके पास भी वो कितने संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मैं 1 साल यहाँ रह रहा हूँ तो फिर कितने संसाधन हैं, मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, या फिर मैं कितने संसाधनों का प्रयोग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जिसके पास संसाधनों की कमी है उस पर तो दबाव बहुत ज़्यादा है।
और आप जैसा कि तो इसमें एक ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप अपने घर से मान लीजिए कहीं बाहर रिलोकेट करते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं अभी भी, हालांकि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रिलोकेट भी करते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ जाकर रहना शुरू करते हैं। और उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपकी जो जीवन दशा है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए देखा है जहां से मैं नहीं मानता कि सिलेक्शन हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक मिनिमम लेवल ऑफ कंफर्ट, एक कम से कम एक न्यूनतम स्तर, जीवन स्तर आपका नहीं होगा, तो आप पढ़ोगे भी कैसे? अगर आपके कमरे में प्रकाश ही नहीं आता, अगर आपके कमरे में दुर्गंध आ रही है, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो एक इसलिए मैं कहता हूं कि एक खर्चे की न्यूनतम सीमा है, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। मेरा इसमें विचार ये है कि सबसे पहले तो आपको दिमाग में, इसलिए मैंने एक बार यूट्यूब पर इसका वीडियो भी बनाया था, कि आपकी तैयारी का बजट कितना है ये आप सोच लीजिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग तैयारी करने चले जाते हैं बिना, और हम में से शायद ही, जब हम लोगों ने भी तैयारी करी थी तो हम में से भी किसी ने शायद ये सोचा नहीं था कि हम खर्चा कितना करने वाले हैं। हम चले गए, हम सब लोग भी अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों से आए होंगे, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने इतना कैलकुलेट किया होगा। तो आप एक जो है एक आर्थिक व्यवस्था एक सोच लीजिए कि भाई मुझे अगले 1 साल 2 साल, और जैसा विरत ने कहा था, एक कट ऑफ बनाना, मेरे विचार में उसमें पूरी तरह से सहमत हूं कि तैयारी का भी एक कट ऑफ बनाना बहुत जरूरी है कि भाई मैं अगले 3 साल से ऊपर नहीं देने वाला या नहीं देने वाली, भले ही जो भी हो जाए। क्योंकि इसमें होता क्या है, व्यक्ति एक ट्रैप में फंस जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे, आई एम श्योर हम सबने देखे होंगे, जिनको लगता है कि इस बार बस थोड़ा सा रह गया, प्रीलिम्स जो है बस 12 नंबर से रह गया, इस साल तो मैंने ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी थी, अगले साल डेफिनेटली हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले साल वो एग्जैक्टली सेम तरीके से उतना ही पढ़ के फिर प्रीलिम्स देते हैं, बस थोड़ी प्रार्थना ज्यादा कर लेते हैं कि इस साल तकदीर साथ दे जाएगी, पिछले साल नहीं दी थी, और कोई फर्क नहीं होता। तो आपको एक कट ऑफ रखना बहुत जरूरी है कि मुझे इतने वर्ष ही तैयारी करनी है और इतने वर्षों में मुझे इतने संसाधनों का प्रयोग करना है। दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि ये थोड़ा सा 2 पॉइंट थोड़ा सा डाइग्रेस करके इसका उत्तर दूंगा, सीधा नहीं दूंगा। यूपीएससी का एस्पिरेंट होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, ये मैं बहुत ही मतलब स्ट्रांगली मानता हूं। और मैंने बहुत ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एक ये बहुत सारे बच्चों में मैंने भाव देखा है कि यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में एक उपलब्धि है, मैं ऐसे कोई उपलब्धि पहले लोगों की शादी हो जाती थी, पहले शादी हो जाती थी, तो कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो एक कुछ गैर कानूनी प्रैक्टिसेस में एक रेट भी फिक्स हो जाता था कि भाई यूपीएससी एस्पिरेंट का ये रेट है। अब मैं गैर कानूनी प्रैक्टिसेस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो है ये समझने की आवश्यकता है कि यूपीएससी की तैयारी जो है कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट है वो कर सकता है। उसकी तैयारी करना कोई उपलब्धि नहीं है, उसकी तैयारी को आप जितना सूक्ष्म, जितना संक्षिप्त तरीके से करेंगे, न्यूनतम लोगों को बता के करेंगे, उतना बेहतर है। तो अक्सर क्या होता है कि आपको उपलब्धियां अभी हासिल करनी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि होता क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके आसपास का जो समाज है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो जाता है, तो आपको अचानक से एक, जिसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि अब मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं सबको ज्ञान दूंगा बहुत सारा। ये जनरली होता है कि ये देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, संविधान में ये लिखा है, देखो स्पीकर का पद इसलिए जरूरी है, मुझे खुद को भले ही आधा अधूरा पता हो लेकिन मैं उतना भी किसी को नहीं पता, तो मैं वो ज्ञान सबको दूंगा। इस ट्रैप से आपको बचना है। प्रॉब्लम क्या होती है, फिर आपका संतोष का स्तर नीचे आ जाता है। आप इतने से संतुष्ट हो जाते हो कि मैं 4 लोगों से मिला, उन 4 में से मुझे सबसे ज्यादा आता था। आप रात को बहुत खुशी से सोते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि जो कि मनीष ने बोला कि आप 14 घंटे पढ़े भी, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो कुछ हुई नहीं। आपको लगा कि मैं इन 4 लोगों से तो ज्यादा जानता हूं। तो आपको ये कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी। इसी में शायद दूसरी बात का भी जवाब है, आपको अपने लिए टेंजिबल आउटकम, जिनको नापा जा सके, वो आउटकम भी तय करने पड़ेंगे। कि यार, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप भले ही बाकी सब कुछ फ्री वाला काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब से पढ़िए, जो करना है कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज एक जरूर कीजिए। और उस टेस्ट सीरीज से आप अपने स्कोर्स को मापिए कि भाई मेरे स्कोर जो है वो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, और उसको बहुत गंभीरता से लीजिए कि अगर मेरे स्कोर नीचे जा रहे हैं तो उस पर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो आर्थिक खर्चा हो रहा है वो आपको परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा। कहीं आपका पैसा जो है, आपका जो भी आपके पास संसाधन है, हो सकता है वो 5,000 रुपए, हो सकता है वो 5 लाख रुपए हो, लेकिन वो संसाधन जो है, क्या आपको बस ये मानसिक खुशी देने में तो खर्च नहीं हो रहा है कि मैं बाकी के 4 लोगों से बेहतर जानता हूं। तो आप कितने वर्ष यूपीएससी की तैयारी में गुजारते हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका खर्चा सीमित हो जाएगा। आप उस पैसे से, जिसको हम फाइनेंस के टर्म्स में आरओआई कहते हैं,
कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, कि अगर मैंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लगाया तो उससे मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर आप हर चीज को इससे जोड़ेंगे तो फिर आप उसी धनराशि में आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी एक जो दूसरी चीज जुड़ी होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि यार मतलब जैसे मैं आपको अपनी कहानी बता सकता हूं। मैं यार IIT से निकला था और IIT के बाद लोगों की अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, मतलब उस समय लग जाती थी, आजकल थोड़ा सुना है नहीं लग रही है, उस समय लग जाती थी। तो मेरे साथी जो थे वो बैंकों में काम करते थे, मल्टीनेशनल बैंकों में, और मैं दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी करता था। वो लोग तो उनकी आर्थिक स्थिति और मेरी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फिर ये एक चीज है जो आप सोचकर आए हो तो इसके साथ तो आपको संतोष करना पड़ेगा कि यार ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं अपने साथियों से 2 साल पीछे हो गया हूं, ये ठीक है। मतलब ये तो आप मानसिक तौर पे आप सोचकर आए ही हो, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन इसके कारण बहुत ज्यादा दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ये एक निर्णय है जो जीवन में आपने लिया है, तो ये ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए कि भाई 2 साल मैं कुछ पढ़ने चला गया, तो ये इसको इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत यह है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वो आपको आउटकम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आपको परिणाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे खर्चे से मुझे परिणाम क्या मिल रहा है, तो फिर आप बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ने वाले हो। मतलब आर्थिक संकट भी आने वाला है, बाकी जो संकट बाकी लोगों ने बताए उनके अलावा। ये मैं बहुत स्ट्रांगली ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिकोड कर दूं, क्योंकि अतुल इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं, तो थोड़ा सा डिकोड करता हूं मैं कि अगर आपको पहले से पता हो, बजटिंग कर लीजिए, एक दिमाग में प्लानिंग कर लीजिए। जैसे सरकार अपना बजट निकालती है ना कि भाई अनुमान इतना है, इतना खर्च होगा, और उस खर्च का इंतज़ाम कैसे होगा ये भी देख लीजिए। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ संभव नहीं है उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे अगर मैं व्यवस्था की बात करूं, ठीक है, ये एक बात हुई कि हम पहले से प्लान्ड वे में चलें कि भाई हम मेरा इन्वेस्टमेंट ये होगा, फ्री में हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं बैच में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे इस इंस्टीट्यूट का बैच लेने में इतना पैसा लगेगा, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ तो इतना पैसा लगेगा। कोई घर में रहकर तैयारी कर रहा है, कोई बाहर रहकर तैयारी कर रहा है। लेकिन मान लीजिए मैंने अपना एक पूरा बजट बनाया कि ठीक है मैं 2 साल 2.5 साल तैयारी करूंगा और मेरा एक्स अमाउंट खर्च होने वाला है और वो एक्स अमाउंट मेरे पास नहीं है। क्या इसको भी साधा जा सकता है या छोड़ दें? जैसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में भी काम करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो काम इसीलिए करते हैं, वो कंटेंट पे काम करते हैं, यूपीएससी के ही कंटेंट पे काम करते हैं। तो क्या करें फिर उस कंडीशन में? हाँ, निश्चित तौर पर उसमें ये है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जो एटलीस्ट एक अमाउंट चाहिए होता है तैयारी के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने के लिए, व्हाटएवर, वो यदि नहीं है हमारे पास में, ये एस्पिरेंट्स के पास में, तो वो एक लर्निंग विथ अर्निंग वाली एक जो स्थिति है उसको वो अडॉप्ट कर सकता है। कुछ टेक्निकल कोर्सेज वो कर सकता है, उन टेक्निकल कोर्सेज के बिहाफ में वो कुछ अर्न कर सकता है ना। तो इन माध्यमों से भी वो चाहे तो, इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन केस वो कोई अर्निंग नहीं भी करता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही करे। मार्केट में उन टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स अवेलेबल हैं, उनके दोस्त के जो पेपर्स होते हैं, उनके दोस्त जो तैयारी करते हैं जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, XYZ किसी भी जगह पर, तो उनसे वो नोट्स ले सकता है। मैंने खुद अपने जीवन में, मैंने अपने तैयारी के दौरान में मैंने एक विषय की कोचिंग नहीं की, चूँकि मेरे पास उतना उस समय तक नहीं था कि मैं उसके लिए पैसे अपने घर से मांगूँ। तो मैंने अपने दोस्त से वो नोट्स प्रिंट फ़ोटो स्टेट करवाए और देन फिर मैंने उसकी पढ़ाई शुरू। तो ऐसा किया जाता है और ऐसा करते भी हैं बच्चे, करना भी चाहिए कि एटलीस्ट जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका सोर्स होना चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है टेस्ट के तौर पर, नोट्स के तौर पर, वो यदि कम कीमत में मिल जाता है तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये एक माध्यम हो सकता है। स्टूडेंट वाला जुगाड़ भी लगाना चाहिए। हाँ तो ये वही बात है कि स्टूडेंट वाला जुगाड़ यही सब है। मुझे डिकोड करना पड़ रहा है ना। तो इन जुगाड़ों के जरिए वो आसानी से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कम एफर्ट लगा के भी, कम इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर से भी वो एक अच्छी स्थिति में आ जाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि आपके पास कितने संसाधन हैं, कितना पैसा है, कितना आप कर सकते हैं या फिर कितना आप जुगाड़ सकते हैं, आपकी भाषा में कहें तो उसके हिसाब से घबरा कर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्लान करके उसको फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अंदाज़ा होगा
कि आप कैसे उसको डील कर पाएंगे, इसलिए बहुत घबराइए मत। और आजकल तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल, अपने भीतर का प्रेशर कि भाई हो नहीं पाएगा, समुद्र में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मझधार जैसा लग रहा है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अपने से ज़्यादा अपने को तो कौन ही जानता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें बाहरी रूप से किसी मेंटर की आवश्यकता पड़ती है, पर वही है ना कि बाहरी रूप से जो मेंटर है या तो वो आपको इतना भीतरी जानता हो, जैसे कि कभी कभी इस रोल में माता पिता आ जाते हैं, वो आपको भीतर तक जानते हैं, जैसे सर ही कह रहे थे कि वो तो जानते ही हैं कि तुम आपका क्या हो, पूरा इतिहास पता है। हाँ पूरा पता है। तो या तो वो इस स्थिति में थोड़ी सी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि आप खुद से प्रेरित होते हैं। और ये ज़रूरी है कि बार बार अपने आप को मोटिवेशन के लिए जो है सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम कह सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा मोटिवेशन शायद ही कोई, मतलब बाहर के मोटिवेशन उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते। लेकिन बात यह है कि सेल्फ मोटिवेशन आएगा कैसे, इसमें कई सारे आयाम हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे, टेस्ट सीरीज़ को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो ये सेल्फ मोटिवेशन कई बार टेस्ट सीरीज से आ जाता है। आप जो पढ़ रहे हैं, आपने जितनी तैयारी करी है, उसमें कितना अभी तक आपने गेन किया, जितना भी कुछ पढ़ा है आपने, वो आपके अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी अगर आप समय समय पे जांच कर रहे हैं, वो भी एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। और ये करना चाहिए मेरे ख्याल से सबको, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पढ़ लें, फिर देखेंगे तैयारी में कितना हमने अचीव किया, फिर हम टेस्ट देंगे। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि आप अगर 1.5 साल बाद टेस्ट देने की प्रक्रिया में आते हैं, तो 1 साल पहले जो पढ़ चुके हैं उसको कितना रिवाइज करे होंगे आप, वो फिर खो जाता है। वो डिमोटिवेशन के रूप में काम करने लगता है कि यार हमने इतना पढ़ा और 1.5 साल बाद कुछ नहीं मिला हमें। तो एक तो सेल्फ मोटिवेशन आप वहाँ से ले सकते हो। अब टेस्ट में भी कई तरीके के टेस्ट आप दे सकते हो, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, बहुत तरीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे एक तो कंपाइल्ड टेस्ट सीरीज है कि हम पूरा एक कंप्लीट सेट दे रहे हैं। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसी टेस्ट सीरीज उठाते हैं। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तब भी आप ऐसी टेस्ट सीरीज को खोज लीजिए जिसमें सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उस तरह की कोई सुविधा को ले लेते हैं तो ये आपके सेल्फ मोटिवेशन के बहुत अच्छे पार्ट में आता है कि भाई हमने हिस्ट्री पढ़ी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने पढ़ा और लगा के देख लिया क्वेश्चंस उसके कि यार हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा तो वो हमें पता होना चाहिए, पता ही नहीं है। 1.5 साल बाद पता चल रहा है कि यार वो पढ़ा था हमने और अब वो तो सब गलत पढ़ लिया, उससे कुछ आएगा नहीं। दूसरा सेल्फ मोटिवेशन इस चीज़ से भी हो सकता है कि जो हमारे सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, हम उनका भी सहयोगी, उनसे भी जाने सीखें समझें। कई बार हम लोग, जैसे अतुल सर ने भी कहा कि हमको थोड़ा जब ज़्यादा नॉलेज हो जाता है तो हमें लगता है कि यार अब हम उस सुपीरियरिटी स्टेज में हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, बल्कि वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चलने लगता है। तो आप ज़रूर अपने सहयोगियों से बात करें, लेकिन इस संदर्भ में बात करें, इस संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करें कि क्या और कुछ जानने की ज़रूरत है और क्या और चीज़ें हैं जो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको कई बार मोटिवेशन देती हैं कि हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, या नहीं दे पाए तो हमने आपका सपोर्ट कर दिया। तो सपोर्ट करने से भी मेरा एक तैयारी रिवीजन ही हो गया ये एक तरीके से। तो वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार हो रहा है रिवीजन और हमने साथ में अपनी चीज़ें जो है डिस्कस, इसको ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं आप। तो ग्रुप डिस्कशन है, टेस्ट सीरीज़ है, ये सब सेल्फ मोटिवेशन के पार्ट में आता है। बाकी मेंटर्स तो एक भूमिका निभाते ही हैं। कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन मतलब ठीक है, हमेशा अच्छा है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि कोई हो जो आपके कंधे पे हाथ रख सके, जो बताए कि तुमसे होगा। हाँ, जो बताए कि तुमसे होगा। सही बात। तो वो आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके बड़े भाई, या फिर 1 या 2 अटेम्प्ट दे देने वाले जो लोग हैं, उनको भी कई बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि तुम हमसे अच्छा कर सकते हो। तो वो उस एरिया, उस पॉजिटिव एरियाज़ में आप ज़रूर रहें। तो ये सब तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने, चलिए, तो सेल्फ मोटिवेशन को हाई रखना है और यही तरीका है अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने के लिए। अपना मोटिवेशन हाई रखिए और जब जब लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, वैसे किसी व्यक्ति से सहयोग लीजिए जो आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का हो और उससे बातचीत किया कीजिए।
आपने हंसते हुए कहा था कि हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और इस समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करना भी इसी में शामिल है। ऐसा लगा मुझे कि जैसे आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा इसमें। लेकिन ये बात तो ऐसे हंसने वाली आ जाती है, हंसते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बड़ी सीरियसली पूछा है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हंसने की बात है। तो कैसे इसको डील करें? क्या ऐसा ही कोई सहयोगी खोजें, या मतलब जो अट्रैक्शन है वैसा ही हो जो अपनी ही फील्ड का हो? कैसे करें इसको? सर सबसे पहली चीज़ है कि शुरुआत से बचपन से जैसे जैसे हम ग्रो होना स्टार्ट हुए हैं तो हमें कुछ ऐसे मिथ्स सिखा दिए गए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमने भी अपने दिमाग में रख ली हैं कि इस समय जाकर हम एक कंफर्ट पर पहुंच जाएंगे, यहाँ तक मेहनत कर लेनी है, फिर तो जीवन एकदम सुनहरा ही है और कभी सुनहरा होना नहीं है। मतलब उस स्तर का जैसा हमने सोच के रखा है दिमाग में। तो बेसिकली रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करने जिस दिन चालू कर देते हैं, आप ये साथ मत बताकर चलें। आप बहुत ज़्यादा फेक होप्स देकर हाँ, स्टार्ट है कि भाई भाई ये हो पहले भी अटेम्प्ट सकता है, में, नहीं भी हो सकता है। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट भी लग सकता और ये अटेम्प्ट सर सबसे पहली चीज़ है ये हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी मनोस्थिति में, वो अपने आप को मान कर चले कि जिस दिन तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जा रहा है, आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। है। और सर हम लोग अभी जितने लोग बैठे हैं, मुझे शायद ही ऐसा लगता होगा कि कोई ऐसा होगा कि जो आज स्टूडेंट जो हर साल तैयारी करते हैं, कई लोगों के एग्जाम निकल जाते हैं, हम लोग तो हर दिन उतनी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि हम इस दौर पे जब इतनी मेहनत के लिए तत्पर हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आपके पास तो रोल ही एक ही है। तो आप सबसे पहले रियलिटी चेक ये रखिए कि भाई प्रीलिम्स निकलेगा तो फिर मेंस देना है, मेंस देना है तो फिर इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स देना है। ये एग्जाम की बहुत ही कटु सत्य है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये सारे फेलियर्स आपको मिलते रहेंगे, और इन फेलियर्स के साथ अगर कोई आपके साथ खड़ा है, क्योंकि तो ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो आप वो बाद में जाकर आप एक्सेसिव प्रेशर ले लेंगे। और जैसा अतुल सर ने भी कहा कि इस एग्जाम में आजकल लोगों के साथ ये हो गया है कि वो छिपने की जगह छपना चाह रहे हैं, जो पहले दिन ही एकदम सेलिब्रिटी जैसा उनको फील होने लगे, और इस दौरान वो इतना सोशल एंजाइटी, सोशल प्रेशर गेन करना चालू कर देते हैं कि भाई रोजाना स्टेटस डल रहा है कि ये किताब पढ़ना चालू करिए। पहले दिन ही मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है वो लबासना की फोटो लगा लेते हैं, कहीं नाम लिख नाम लेते में हैं, आईएएस भी लगा देते नाम हैं। पूरे के पूरे कमेंट सेक्शंस में आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपने क्या किया है? अब आपसे वही सवाल होगा, जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आप ही घेरे में होंगे, आपसे ही पूछा जाएगा। तो आपने ये एक्सेसिव प्रेशर तो पहले दिन से ले लिया। तो अब ये जब आप ले लोगे तो आपकी हर जगह पर आप नेगेटिव कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होगा। तो इससे आप बचो। आपका काम है कि भाई अगर इसमें आपने आ गए उस फील्ड में, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लगिए। तो रिजल्ट, और ये ऐसी फील्ड है ना सर कि यहाँ से ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस निकले हैं, जर्नलिस्ट निकले हैं, जिन्होंने अच्छे से यहाँ तैयारी करी है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सहयोगी साथी ऐसा चुनिए, या फिर उनको एक बार देखिए कि वो आपके इस सत्य के साथ चल रहे हैं कि नहीं, आपके सच के, मैं ऐसा ही हूँ टाइप से बोल के देखिए कि सामने वाला आपका सहयोग करने को रेडी है या फिर नहीं। एक और समस्या, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कई बार तो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कई बार दिमाग में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, या फिर क्राइसिस होता भी नहीं है, दिमाग में ऐसी चीज़ है कि जिस दिन इसमें जैसे हमारा P2I कोर्स है, तो कई सारे एग्जाम्पल्स उसके भी हैं, कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है। तो मैंने फिर जब उन्होंने बात करने की इच्छा जताई, बातचीत हुई भी, और बातचीत से समझ में आया कि ऐसा नहीं है। जैसे P2I कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, और उसकी कॉस्टिंग आप ही ने एक बार निकाली थी कि बहुत खराब कॉस्टिंग निकल रहा था उसका पर लेक्चर कुछ 15 रुपए घंटा कुछ। तो बातचीत से समझ में आया कि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं P2I के ज़रिए, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग उसमें बहुत छोटे लाभ के लिए या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वजह से किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि ये सुविधा क्या फ्री में भी मिल सकती है। ये भी एक तरीके की का प्रेशर ही है जो अपने अंदर पाल कर इंसान बैठा हुआ है। और मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर आपको पटना से दिल्ली आना है तो आप 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो पैदल चले आइए, क्योंकि पैदल भी लोग पहले आते थे, पैदल भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 दिन भी लगे तो भी आ सकते हैं। और दूसरा, ट्रेन के लिए कुछ पैसा खर्च कीजिए और 12-13-14 घंटे में पहुँच जाइए। तो इसको स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ आप समझाएं कि कैसे इसको डील करें। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आप, एक तो क्या होता है कि आपको जब ये लगता है कि आप बिना किसी कोर्स के पढ़ेंगे, तो ऐसा हो नहीं पाता। आई थिंक ये मनीष ने भी कहा था कि आप
किसी ना किसी की कहीं ना कहीं तो आप यूज करोगे मदद। तो होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं आज बिना किसी की मदद के पढ़ रहा हूं, लेकिन ये तैयारी 1 महीने की नहीं है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप जैसे कोई स्कूल का कॉलेज का एग्जाम होता था ना, 3 दिन लोग पढ़ते थे और दे आते थे पेपर किसी तरह से। तो ये वो एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपको 2 साल 2.5 साल पढ़ना है। तो किसी ना किसी स्टेज पर आप कहीं ना कहीं मदद का प्रयोग करोगे, और अगर आप बजटिंग करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में, इनफैक्ट इस पर मेरा एक वीडियो है, मैं उसका डेटा आपको बताता हूं। ये मैंने अलग अलग जगहों से बात करके, कुछ जगहों कुछ संस्थानों में भी कॉल करके कि आपका टेस्ट सीरीज कितने का है, ये कितने का है, जो डेटा मैंने इकट्ठा किया, जो सेल्फ स्टडी का खर्चा है, ये मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी का खर्चा, अगर आप एकदम बेसिक जो यूट्यूब पे बुक लिस्ट आती है आप वो खरीदो, आपका स्टेशनरी का खर्चा, आप मान लो कहीं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, इन सब का खर्चा, सेल्फ स्टडी का खर्चा करीब आता है 65,000 रुपए। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। तो सेल्फ स्टडी का खर्चा आता है 65,000 रुपए। तो होता क्या है, क्योंकि वो आपसे पहले दिन नहीं लिया जा रहा, तो आपको पता नहीं चलता। इसको हम हिडन प्राइसिंग बोलते हैं कि आप जो है इकोनॉमिक्स में इसको हिडन प्राइसिंग बोलते हैं, कि आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी नहीं देना पड़ रहा। 3 महीने बाद आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर 4 महीने बाद आपको कहीं और 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसा करते 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 आप सेल्फ स्टडी में भी 65,000 रुपए खर्च कर देते हो। तो ये बात क्लियर है। तो अगर आप ओवरऑल बजटिंग करते हो तो आपको इस एग्जाम के स्टेजेस पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी जो काबिलियत है, मेरा क्या क्या पार्ट स्ट्रांग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों का वीक होता है, मतलब मेरा ही विषय है, लेकिन ये फैक्ट है कि मैक्सिमम बच्चे, अगर हम 100 बच्चों से बात करें तो 90 बच्चे ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स से डर लगता है सर। 90 बच्चे ये बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लोग बैचेस ज्वाइन करते हैं, केवल इकोनॉमिक्स का बैच। एक कुछ अध्यापक हैं जो भाई केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लोग उनका बैच ज्वाइन करते हैं। तो उसका वो भी एक कॉस्ट है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने कोई फुल बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस तरह के एक आध विषय तो आपको मुश्किल लगेगा। तो आप उस बैच उसको आप कहीं से पढ़ोगे, उसकी आप टेस्ट सीरीज लोगे, उसके लिए आप एक्स्ट्रा किताबें लोगे, पिछले साल के नोट्स लोगे, किसी टॉपर के नोट्स खरीदोगे, ये सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो होता क्या है, अगर आप, तो इसीलिए आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा हूं। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप ईयर एंड पे जाके जोड़ने बैठोगे तो जितने में हमारा P2I कोर्स आता है, आप तकरीबन उससे 2.5 गुना खर्च कर चुके होते हैं। तो इसीलिए मैंने सुझाव भी दिया था कि P2I को हमें थोड़ा महंगा करना चाहिए। ये बहुत, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से था, स्टूडेंट्स के लिहाज से। हाँ, लेकिन ये बात सही है। और मेरे ख्याल से एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए कि जितनी फैसिलिटीज हमको चाहिए उन सबके लिए, जैसे इसीलिए मैं कह रहा था बजटिंग में आप ये, जैसे सरकार का बजट है, आप हेड्स बना सकते हो कि भाई टेस्ट सीरीज हो गई, नोट्स हो गए, किताबें हो गई, लेक्चर्स हो गए, या फिर इंटरव्यू गाइडेंस हो गई। इन सब पर मैं ओवरऑल कितना खर्चा करूंगा या करूंगी अगर मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूं। आप उसका सम टोटल लीजिए, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या आपको फिर ये एक बेहतर डील लग रहा है, या फिर आपको एक कंसोलिडेटेड बैच जहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको वो बेहतर डील लग रहा है। ये मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूं भाई, आप ये कॉल ले सकते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन हिडन कॉस्ट वाले ट्रैप पे मत जाइए कि आपसे आज कुछ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जैसे हॉटस्टार पे होता है ना, आपको 40 मिनट फ्री दिखाता है वो, उसके बाद बोलता है अब 900 रुपए दे दो भाई, है ना। IPL का मैच जब चलता है तो पहले 40 मिनट फ्री दिखाता है, फिर आपसे पैसे मांग लेता है। उस टाइम विराट कोहली 92 पे होता है, उस समय आपको फिर कुछ सोचने के लिए जगह नहीं। अभी विराट कोहली 92 पे, तो आप दोगे 800 रुपए उसको या 900 रुपए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही वाली प्रॉब्लम है। आप ये हिडन कॉस्ट का जो फैक्टर है इसको इग्नोर ना करें, ये बहुत जरूरी है। इसको समझे, मतलब थोड़ी प्लानिंग के साथ जाएं। मतलब ये जैसे मनीष ने भी कहा कि पहले ही दिन से ये मत कर दिया कि आज मैं IR पढ़ लूंगा, आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा। पहले मतलब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हमारे सेशंस में आते हैं जिनको सिलेबस नहीं पता, बस वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो बेहतर है कि आप 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगा लो इसको समझने में। इसका जो पूरा एक मैदान है, रणक्षेत्र जो है, उसको समझने में भी आप 7 दिन लगा लो कि भाई ये चीजें करनी है, ये एसेंशियल है। उसमें भी मेंटोर आपकी मदद कर सकता है कि भाई ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। वो मेंटोर आपका सीनियर भी हो सकता है, कोई आपका जो आपसे पहले तैयारी कर चुका है, किसी संस्थान का अध्यापक भी हो सकता है। हम सब लोग आई एम श्योर बच्चों को ऐसे कहीं ना कहीं गाइड करते ही हैं, बच्चे हम सबको रीच आउट करते ही हैं। तो आप जब इस बात को समझेंगे तो आप एक सही, बेहतर, ज्यादा प्रभावी बजटिंग आप कर पाएंगे। तो अपनी बजटिंग कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि P2I में भी जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं हम लोग बताते हैं, उसकी भी एक बजटिंग करके देख लीजिए कि अगर ये अलग अलग सुविधाएं ली जाएं तो क्या कॉस्टिंग बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप
बिना बजटिंग किए हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत की बात तो है ही। जैसे इन्होंने कहा कि अगर सेल्फ स्टडी से आपकी कॉस्टिंग निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, और क्योंकि कई सारे बच्चों को एक सुविधा दी जाती है, जैसे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू डिज़ाइन उस तरीके से किया गया है। एक बार मैं चाहूँगा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइंड हैं वो भी बता दीजिए। देखिए, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में नाम से पहले आप पता लगा लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की हम सारी तैयारी आपकी उसमें कराते हैं। तो इस पूरी की पूरी तैयारी को हम 4 चरणों में डिवाइड कर देते हैं, 4 अलग अलग स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर के चलते हैं, और जब हमारा प्रीलिम्स आने वाला होता है उसके कुछ महीने पहले, जैसे अमूमन मई के आसपास पेपर पड़ता है, तो हम जनरली फरवरी से लेकर के और जब तक ये प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक ले एक स्पेशल बैच चलाते हैं। तो वो स्टेप 2 हो गया, जिसमें हम सिर्फ ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड्स प्रीलिम्स। भले ही आपने पहले प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ा है, तो वो रिवीजन फेज हो गया, या हम उसको क्रैश कोर्स कह सकते हैं। हम लोग उसको क्रैश कोर्स ही है, क्रैश कोर्स ही है वो। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के में ये जो फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर बेकार। फिर प्रीलिम्स जब आपका हो जाता है तो हम आपको और अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं या कर पाएँ, इसके लिए अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आवासीय सुविधा आपको मिलती है। आवासीय सुविधा में सिर्फ आपको आना है, बाकी सारी चीज़ें जो हम हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना और सारी व्यवस्थाएँ जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो सकती हैं वो सब यहाँ स्टडी IQ क्लियर करेगा। तो ये आपका एक और स्टेज हो गया। और लास्ट में हम उसी में मेंस की तैयारी हो रही है। मेंस आई विश कि आप सब लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू, जो कि लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, उसकी भी प्रिपरेशन हम कराते हैं, और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको 2 मॉक इंटरव्यूज़ देंगे। उससे पहले उन दोनों मॉक इंटरव्यूज़ से पहले आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी, उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। और हमारे एक हेड मेंटर हैं श्री अनिल स्वरूप सर, जो कि रिटायर्ड IAS हैं और कोल सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी निगरानी में आप सब लोग तैयारी करते हो तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके इंटरव्यू में परफेक्शन आता है। तो इन 4 स्टेप्स में हम लोग ये पूरा करते हैं। तो ये तो 4 स्टेप हो गए। इसके अलावा क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली एक आंसर राइटिंग करने के लिए मिलेगा, वीकली क्लास टेस्ट होते रहते हैं। प्रीलिम्स के समय में आपको 2 से 3 तरीके के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। बीच बीच में मंथली टेस्ट होते रहते हैं, जिससे कि आपका एनालिसिस होता रहे, और बीच बीच में आपके मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे हमने इतनी देर चर्चा भी करी, उसमें आपके जो मेंटर्स हैं वो चर्चा करने के लिए बीच बीच में आते हैं। ज्ञानवाड़ी सत्र आप और अनिल स्वरूप सर कई बार लेते हैं, तो ज्ञानवाड़ी सत्र आता है। ये सारी चीज़ें जो 1 से 1.5 साल तक का जो आपका लिटरली पढ़ाई में जो जाता है, तैयारी करने में जो समय जाता है, उसमें हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अदर देन आपका जो ये पूरा का पूरा कोर्स होता है, P2I आपने एक बार परचेज़ किया तो इसमें तकरीबन 2 साल तक की वैलिडिटी रहती है, जिससे कि आपने जब स्टडी कर लिया तो उसके बाद भी आप उसमें आगे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ है, रिवीजन है, वीडियो लेक्चर, वो सारी सुविधाएं उठाते रहेंगे। एक और चीज़ है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुक्स। आप बुक्स जो हैं वो जब P2I बैच लेते हैं तो 18 की बुक्स जो हैं उनके सेट आपके घर पहुंचते हैं फिजिकली, मतलब आपके होम एड्रेस पे जो आप दोगे, तो उस एड्रेस पे आपके पास में किताबें पहुंचती हैं। तो आपको कुछ भी बाहर से नहीं परचेज करना है। वन एंड ओनली एक चीज़ है जो इसमें शामिल नहीं है, और वो है जो मुख्य परीक्षा में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि सबके ऑप्शनल अलग अलग होते हैं, वो आप अलग से परचेज कर बिल्कुल। इसमें CSET भी है, ध्यान रखिए, CSET और करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये वीडियोस अलग से मिलते हैं। लाइव क्लासेस जो 1000+ घंटे की हैं उसके अलावा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालिएगा और लिखिएगा कि और भी किस किस तरह के प्रेशर्स को झेलना पड़ रहा है आपको, और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसको भी बताइएगा। तो आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।